चलिए, आवाज आ रही है? चलिए, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, बेहतरीन टेस्ट होगा, बेहतरीन होगा आपका, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? चलिए जवाब दीजिएगा, पहले का जवाब सही क्या हो जाएगा? मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया? निर्गत मतलब होता है चलाना, ठीक है। चलिए जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, लगभग सभी के जवाब डी आ रहे हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। हम लॉक करते हैं आपके ऑप्शन डी को। शेर शाह ने, किसने? शेर शाह सूरी ने यहाँ पर किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? यहाँ पर देखो दिया गया इतिहासकार हसन निजामी, उतवी, फिरदौसी और आपका चंदबरदाई। टू का जवाब आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दे दिया है ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर पूछा है इतिहासकार, और इतिहासकार कौन थे? तो ये थे आपके उतवी। इसका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? कह रहा है आपसे यहाँ पर प्राचीन पत्तनपुहार किसके तट पर स्थित था? यहाँ पर थ्री का ऑप्शन। पुहार मतलब होता है काकंदी, एक आपका बंदरगाह था जिसका नाम था काकंदी। क्या था? काकंदी था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, आपकी कावेरी पर। कहाँ पर था? तो आपके कावेरी के मुहाने पर स्थित था, जो कि पुहार एक बंदरगाह है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। आरंभ में देखा जाए तो जो चोल शासक थे करिकाल, चोल शासक, आपने करिकाल का नाम सुना होगा। तो करिकाल जो आपके थे कावेरी तट पर, कह सकते हैं एक बंदरगाह के दुर्ग रूप में बनाकर सुरक्षित किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? मतलब ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर हुई थी? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका रिच पालिका हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका रिच पालिका नदी के तट पर आपका हुआ था, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडल ग्राम पे आपका हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि 30 वर्ष की आयु में महावीर ने ग्रह त्याग दिया था। कितने वर्ष? 30 वर्ष में। और 12 वर्ष इन्होंने कठिन परिश्रम किया था। कितने? 12 वर्ष कठोर परिश्रम करने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष में? तो 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, रिच पालिका नदी के तट पर। और कौन सा वृक्ष? तो हमने बताया था साल वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष में? साल वृक्ष के नीचे आपका हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और कब? तो 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो इतने क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? चलिए बताइए, राख का टीला जो है किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? 5 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संगन कल्लू, है ना। यहाँ पर हमने आपको बताया भी होगा, हिस्ट्री जो स्पेशल क्लास से हमने दिया था तो वहाँ पर बताया था संगन कल्लू। क्या? संगन कल्लू, जो कि आपके कहाँ पर है? तो कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद है। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद है, वहाँ पर स्थित है संगन कल्लू। यहाँ से नौपाषाण, कैसे? नौपाषाण युगीन पुरातत्व के जो राख का टीला यहाँ पर मिला हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। कहा जाता है यहाँ जानवरों का गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ये बताइए कि भारत में प्रथम बार चुनाव के जो तत्व के प्रारंभ हुए थे वो कब से हुए थे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 6 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। 1892 में यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संसद थे उन्होंने 1892 का जो केंद्रीय परिषद था इसे बढ़ाकर 10 वर्ष और अधिकतम 16 कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? आप लोग सभी जानते हैं कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसका उद्देश्य पूछा गया है कि क्यों, तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए जवाब यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर आपका ए नंबर, नमक कानून को निरस्त करना। बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करना। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, अगर देखा जाए यहाँ पर दांडी यात्रा से क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं कि कितने सहयोगियों के साथ गांधी जी गए थे? तो आपके 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से। कब गए थे? तो आपके 12 मार्च 1930 को
पैदल यात्रा किया था कितने किलोमीटर, तो आपके 240 किलोमीटर, और पहुंचे कब थे, तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए थे। और इस बार मतलब कह सकते हैं कानून का उल्लंघन किया, और यहां से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से किया था, तो यहीं से इन्होंने शुरू किया था। जवाब हो जाए कौन सा, यहां पर। ठीक है, क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। चलिए बताइएगा यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, ये स्थापित हुई थी कब, तो यहां पर जवाब 8 नंबर का बनेगा डी, आपके 1905 में। कब, फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। चलिए बताइएगा कि कांग्रेस अधिवेशन 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। यहां पर आपका जवाब पूछा गया कि 1905 में जो अधिवेशन हुआ कहां पर हुआ। 9 को ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका डी नंबर। यहां पर बनारस हो जाएगा क्या, बनारस हो जाएगा या आपका कौन सा हो जाएगा, जवाब दीजिए जल्दी से। कलकत्ता अधिवेशन, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बेलगांव अधिवेशन, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कलकत्ता अधिवेशन, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो देखिए यहाँ पर सरकार ने क्या किया था, यहाँ पर देखो पूछा गया है स्वदेशी और बहिष्कार चलाने का समर्थन किया है ना, तो किस कांग्रेस अधिवेशन में, 1905 नंबर में। चलिए तो भाई यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन आ रहे हैं। कलकत्ता अधिवेशन देखो 7 अगस्त 1905 को, कब, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। कहां पर, कलकत्ता में। कब, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। 10 नंबर आपसे पूछा गया है, आपने कई बार आपने पढ़ा भी होगा। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डलहौजी। क्योंकि यहां पर आपको पता है डलहौजी ने ही यहां पर जो कह सकते हैं जिनके पुत्र नहीं होते थे उनके यहां पर कह सकते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी अपने अंडर कर लेते थे, तो आपका डलहौजी यहां पर जवाब सही हो जाएगा। ठीक है ना, डलहौजी के शासनकाल अगर पूछता है तो आपको 1848 से 1856 ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पर सही जवाब सही कौन हो जाएगा। चलिए 11 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। याद रखिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। क्या बोलते हैं इसे, यांगसी के नाम से जानते हैं, कभी कभी यांगटीसी आपकी नदी है, और इसका बहाव देखा जाए तो काफी बड़ा है, और यह देखा जाए तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि नील नदी, अमेजन और इसके बाद इसका स्थान आपको देखने को मिलता है। आते हैं अगले, जो कि आपकी कहाँ पर है, आपके चीन देश में है। कहाँ पर है, चीन देश में है। चीन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है हुआंगहो नदी। कौन सी है, हुआंगहो नदी है, जिसे चीन का शोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब हुआंगहो नदी में बाढ़ आती है तो चीन में बाढ़ जरूर आती है। ठीक है ना, और वहां पर इस नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं, हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि बृहत ज्वार आता है, कब आता है। बृहत ज्वार आपसे पूछा गया है, या कह सकते हैं उच्च ज्वार जो आता है वो कब आता है। आता क्यों है, जो सागरी जल है उसके ऊपर कह सकते हैं तल को ऊपर उठने को कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सूर्य चंद्रमा है ना, इसकी क्या होती है, एक कह सकते हैं आकर्षण शक्ति होती है। यहाँ पर जो आपको हो जाएगा सूर्य चंद्रमा की एक सीधा रेखे में होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर। कैसे आते हैं, तो हमने ज्योग्राफी में बताया था कि ये आपका यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर आपका चंद्रमा है, यहाँ पर आपकी पृथ्वी है। जब इन तीनों के बीच 90 अंश का कोण 180 अंश का कोण बनता है, जब एक सीध में होते हैं, ये सूर्य है ये चंद्रमा है, दोनों अपनी तरफ क्या करते हैं, क्या आकर्षण शक्ति करते हैं, तो 100% है कि पृथ्वी का पानी ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा। इस कारण से दीर्घ ज्वार होते हैं। यहीं पर निम्न ज्वार कब आते हैं, जब यहाँ पर सूर्य होता है, चंद्रमा यहाँ होता है, पृथ्वी यहाँ पर होता है, तो 90 अंश का कोण जब बनता है इन तीनों के बीच, तो निम्नतम ज्वार आपके आते हैं। क्लियर है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला बताइए कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। देखो दिया है पश्चिमी विक्षोभ, और ये जो विक्षोभ आपका है कहाँ से, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, या हिंद महासागर में। है बी नंबर, अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर है, उसके पहले एक और आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर एक और आपको मिलता है, क्या मिलता है, तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है भूमध्य सागर, दिया है भूमध्य सागर।
कैसे होगा हम आपको बता, देखो अरब सागर नहीं है, यहाँ पर दिया है भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ दिया है। ये विक्षोभ मतलब देखा जाए चक्रवात के समय में आते हैं, सर्दियों के समय चक्रवात आते हैं, यही होता है पश्चिमी विक्षोभ। मतलब आपका अटलांटिक महासागर है, उसके बाद यहाँ पर भूमध्य सागर पड़ता है, जहां पर देख सकते हैं एक संधि भी आपकी है, जिब्राल्टर जन संधि। इसके बाद यहां से मानसून आपका आता है, यहाँ पर आपका अरब सागर पड़ता है। लेकिन ये मानसून जो आपका आता है इस प्रकार से आता हुआ भारत में ऐसे कन्वर्ट करता है और इसके बाद आपके तमिलनाडु में बारिश भी करता है। मेरा क्वेश्चन दिया है कि भारत अवस्थित है, मतलब पूछा गया है भारत की जो अवस्थिति है वो आपकी कौन सी अवस्थिति है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखो भारत की जो अवस्थी हमने आपको बताया भी है कि जो भारत स्थित है 8 अंश है ना 4 मिनट उत्तर से लेके 37 अंश 6 मिनट उत्तर और 68 अंश 7 मिनट पूरब से लेके 97 अंश 25 मिनट पूरब। हमने बताया है कि याद रखिए उत्तर उत्तर होता है और आपका पूरब पूरब ही होता है, कभी आप दक्षिण या पश्चिम का यूज मत करिएगा। अच्छी तरीके से हमने बताया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, जवाब डिटेल से और पढ़ाएंगे तब भी आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है। देखो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात किया गया है, यहाँ पर 15 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 31%। कितना, 31% आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम स्पीड में ले लेते हैं, स्टार्टिंग थी तो हम थोड़ा सा धीरे से थे, अब थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। कह रहा खास पत्र दिया जाता है, साख पत्र जो दिया जाता है ये किसे दिया जाता है। देखो साख पत्र को हम लोग एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं क्रेडिट कार्ड, इसे एक नाम और होता है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जो क्रेडिट कार्ड होता है इसे ही बोलते हैं, साख पत्र को बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। और यह हमेशा आयातकर्ता को प्रदान किया जाता है, किसे, आयातकर्ता को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, 17 का जवाब दीजिएगा। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कानपुर में। हमने आपको यूपी जीके के क्लास में इस क्वेश्चन को बताया भी है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां पर है, आपके कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। देखो यहां पर दिया है आपके रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मतलब ये हुआ कि जो पंचवर्षीय योजना है कुछ समय के लिए आपकी स्टॉप हुई थी, मतलब कह सकते हैं कि 3 साल के लिए गैपिंग हुई थी और उन 3 साल के लिए अलग अलग प्लानिंग बनाई गई थी जिसे बोलते हैं रोलिंग प्लानिंग। उन 3 साल की अलग प्लानिंग थी। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 18 का 80 हो जाएगा। ये जनता सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जनता सरकार के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स में इसी प्रकार से ही मिलेगा और याद रखिए इसका सूत्र भी होता है, क्या होता है, M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएं। क्या, बैंकों की सावधि जमाएं आपका होता है। तो यहां पर जो आपका दिया है M3 दिया है, यही है मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप। मतलब आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, M3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है। 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय से। किससे, वित्त मंत्रालय से संबंधित है, मतलब वित्त मंत्रालय ही भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। ठीक है, चलिए, और अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो डेट याद रखिएगा 29 अक्टूबर को। कब, 29 अक्टूबर 1946, 29 अक्टूबर 1946 की इसकी स्थापना आपकी हुई थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। देखो स्थानीय स्वशासन आपको दिया गया है, स्थानीय स्वशासन। तो देखिए सबसे पहले एक समिति बनी थी, ये समिति अशोक मेहता समिति। ठीक है, इसके बाद एक समिति आई GKV राव समिति। इसके बाद आप मतलब कह सकते हैं कि ये आपकी आई, फिर आपकी 4 हुई, फिर इसके बाद आपकी आई है LM सिंघवी समिति, फिर है आपकी PK थुंगन समिति। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा 3rd 4 1 और आपका सेकेंड ऑप्शन क्या बन जाएगा, 3rd आपका जवाब हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। चलिए बताइए, अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए जो विधेयक लाया जा सकता है वो किस पर लाया जा सकता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो संशोधन विधेयक होता है वो आपके 368 के कौन से आर्टिकल 368 के तहत आपका संशोधन किया जाता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है।
शून्यकाल का आपने नाम से भी सुना होगा। और ये शून्यकाल कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा शून्य की उत्पत्ति आपके भारत में ही हुई है। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका भारत आपका जवाब होना चाहिए, बल्कि ऑप्शन नहीं है तो आपका जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, भारत से ही शून्य की उत्पत्ति हुई है। शून्यकाल आपके भारत से, जो कि कब से, तो 1962 से लिया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। ठीक है, समय की बात करते हैं तो 12 से लेके 1 बजे तक का समय आपका होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। नागरिकता पूछा गया है, बताइए भारत में जो नागरिकता है वो आपकी कैसी नागरिकता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में आप देख लीजिए, भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। संपूर्ण भारत की जो नागरिकता है वो कैसी है, आपकी एकल नागरिकता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। पहले क्या हुआ करता था, पहले यहाँ पर आपकी थी जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में थी एकल नागरिकता, लेकिन 370 के बाद अब क्या हो गया है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता हो गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ पर पूछा है प्रांतीय, और प्रांतीय से आपको याद होगा कि प्रांतीय क्या थे, सरदार पटेल। ऑप्शन डी हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है एक ऐसा होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए 26 नंबर में जवाब आ चुके हैं। जवाब आ रहा है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जी हाँ, बिल्कुल जवाब सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है आपके शरीर का रक्तदाब। ऐसे समझिएगा कि अगर आपकी बॉडी में अगर रक्त का दाब अधिक ना होता तो जैसे ही बाहर का प्रेशर लगता है तो आपकी नसें फट सकती हैं। जैसे कि आपने देखा, कहा जाता है कि जब ऊपर जाते हैं वायुमंडल में तो आपके नाक से ब्लड निकलने लगता है। इसका मतलब है कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी का कम हो जाएगा, है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि जीव विज्ञान नाम दिया गया, जीव विज्ञान नाम दिया किसने दिया था। यहाँ पर 27 को ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, लैमार्क ने दिया था। यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा या लैमार्क ने। जीव विज्ञान नाम जो दिया था वो लैमार्क ने दिया था, लेकिन अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिए, जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है, वो अरस्तु को कहा जाता है, लेकिन नाम जो दिया था वो लैमार्क ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। चलिए बताइए, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है। कार्बनिक यौगिक आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और आपका सेलुलोज। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, सेलुलोज आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। यहाँ पर 29 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा से संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल किससे है, सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यहाँ पर 30 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो याद रखिएगा समय की नहीं है, प्रकाश की दिया गया है, समय की दिया है, प्रकाश की प्रवणता दिया है, खगोलीय दूरियों की यहाँ पर दिया गया है। चलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो खगोलीय दूरी, है ना, क्या होता है, प्रकाश वर्ष किसके, खगोलीय दूरी होता है। यहाँ पर आपसे बताया गया होगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है ना, लेकिन दूरी कौन सी होती है, यहाँ पर आपके खगोलीय पिंडों के हिसाब से दूरी होती है। ठीक है, चलिए एक प्रकाश वर्ष अगर पूछे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर आपकी होती है। ठीक, गोदान किसकी रचना है, चलिए जवाब दीजिए, गोदान किसकी रचना है। चलिए जल्दी से बताइए, अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। गोदान किसकी रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। इनके और भी आपके उपन्यास है, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, ये आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बहुत दिनों बाद देखना अर्थ के लिए मोहरा बताइए। बहुत दिनों बाद के लिए क्या होता है, बहुत दिनों बाद जो होता है उसे बोलते हैं ईद का चांद होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ईद का चांद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपको चुनना है। कह रहा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण होता है। क्या हम लोग लक्षण का प्रयोग कर सकते हैं या गुण का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लोग जानते हैं यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, गुण यहां पर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर जवाब हो जाएगा कि ईमानदारी मनुष्य का गुण, श्रेष्ठ गुण है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म में से कौन सा है। देखो अनिल मतलब क्या होता है, हमने कई बार बताया, अनिल मतलब वायु होता है और अनल मतलब आपको होता है आग, ये कह सकते हैं अग्नि। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर पंकज, अंडज, खग और आपका नवचर। 40 नंबर का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, माफ करिए, यहाँ पर देखो नहीं शब्द दिया है।
तो देखो अंडज है, खग है, नवचर, क्योंकि दो ऑप्शन हमको मिल रहे थे, पता चल गया कि हम गलती करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर देखिए फिर से समझिए, आप लोग भी गलती कर रहे हैं, जो गलती हम कर रहे थे वही गलती आप भी कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है नहीं, तो भाई ये बताइए पक्षी का पर्यायवाची अंडज होता है, पक्षी का पर्यायवाची खग होता है, पक्षी का आपका नवचर हो जाएगा। इसका मतलब है कि पंकज ये जो आपका है ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यही गलतियां होती हैं, वो एक मानवीय गलतियां हैं जो हमसे भी हो सकती हैं और आपसे भी हो सकती हैं, इस कारण बोलते हैं हमेशा नहीं पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मधुशाला किसकी कृति है? मधुशाला किसकी कृति है? यहाँ पर 51 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? चलिए, मधुशाला हमने बताया है कि इसी रचना की वजह से आपके हरिवंश राय बच्चन बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा मधुशाला, है ना, मधुबाला, ये इन्हीं की रचनाएं हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? स्टैटिक जीके के बेहतरीन क्वेश्चन आपके दिए हैं, स्टैटिक जीके के। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, प्लेलिस्ट के माध्यम से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी वीडियो आप देखिएगा जो आपके सिलेबस के अनुसार आपके हैं। ठीक है, और पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन, जैसे ही नाम आता है तो आपको रटा होना चाहिए कि जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो आपके तबला से है। ठीक है, किससे है? तबला से है, ऑप्शन इसका आपका बी हो जाएगा। सितार की बात करते हैं तो सितार में एक ही क्वेश्चन बनता है, पंडित रविशंकर का बनता है। सरोद का पूछा जाता है तो आपके अमजद अली खान का संबंध सरोद से है ना। और आपके बांसुरी से पूछा जाता है हरि प्रसाद चौरसिया, तो आपके बांसुरी हो जाते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण जिसे बोलते हैं आप मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। मृदा अपरदन को अगर आपको रोकना है तो किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो आप वन लगा दीजिए, मृदारोपण या मृदा क्षरण आपका कम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? देखो एक रिपोर्ट होती है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है, और ये जो आपकी प्रकाशित होती है किसके द्वारा होती है? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। कौन करता है? तो आपका वित्त मंत्रालय करता है, इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? स्टैटिक जीके से है, बेहतरीन तरीके स्टैटिक जीके की वीडियो आपको देंगे जिससे आपकी स्टैटिक जीके भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 55 का ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर बी गोवा हो जाएगा। क्या? गोवा, जो कि यहाँ पर आपको पता है मांडवी नदी किनारे आपका बसा हुआ है। ठीक है, और देखा जाए तो आपके 1987 के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहा है। ठीक है, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है माले की राजधानी है। माले राजधानी जो आपकी है किसकी है? तो आपके मालदीव की है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मालदीव से एक क्वेश्चन आपका होता है, मालदीव का एक क्वेश्चन होता है। जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बहुत कठिन नहीं मिलेंगे। देखो मालदीव से क्वेश्चन होता है कि एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश जो आपका है वो आपका क्या है? मालदीव है। याद रखिए मालदीव जो आपका माले है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो याद रखिएगा कि जो आपका राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र जो देता है वो किसे देता है? तो आपके उपराष्ट्रपति को देता है। 57 का ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो के मंदिर जो आपके हैं ये किस राज्य में है? यहाँ पर जवाब दीजिए 58 नंबर में। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर जो कि आपके मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। याद रखिएगा कि यहाँ पर चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, बनवाया था। और यहाँ एक मंदिर पूछा जाता है कि खजुराहो का एक मंदिर महत्वपूर्ण है, कंदरिया महादेव का मंदिर, जो कि सर्वोत्तम आप कह सकते हैं मंदिरों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? देखो यहाँ पर करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो भारत और मध्य एशिया के साथ वार्ता की जो दूसरी बैठक है इसमें से क्या पॉइंट सही है, क्या पॉइंट आपका गलत दिया गया है? पहला दिया है इस बैठक में भारत, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। पहला पॉइंट आपका यहाँ पर सही दिया गया है। फिर यहाँ पर दिया है भारत और एशिया की वार्ता की पहली बैठक थी, तो याद रखिए ये पहली बैठक इनकी नहीं है, तो ये गलत हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये भी थर्ड नंबर इसमें से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि विदेश मंत्री ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से गलत है, तो पहला ये ऑप्शन जो आपका है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर आयोजित किया गया था? चलिए, अगर आपको याद हो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में जो हिस्सा लिया, यह सम्मेलन कहां पर किया गया था? तो ये था आपके जिनेवा में। कहां पर हुआ था? जिनेवा में हुआ था। 23 से 24 नवंबर 2020 के मध्य आपका हुआ था, जिसमें से देखा जाए कि सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त राष्ट्र यूएन ने किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
बताइए, विश्व विज्ञान पूछा है कि इसके लिए शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, जो कि काफी लोगों ने जवाब राइट दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? चलिए, काफी यहाँ पर जवाब कुछ लोगों ने यहाँ पर देखो इसके पहले दिया था, यहाँ पर कौन सा विश्व एड्स दिवस, तो 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व भर में आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। मतलब एड्स जैसे गंभीर बीमारी को जागरूक करने के उद्देश्य से ये मनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि देश का ऐतिहासिक विश्व भारतीय विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? देखो, दिया क्या गया है? देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का यहाँ पर समारोह मनाया गया। कौन सा पॉइंट है यहाँ पर देखते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है कि विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। तो भाई ये जो आपका पॉइंट दिया गया है, ये जो आपका पॉइंट दिया गया है, ये तो भाई यहाँ पर पॉइंट आपका गलत दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट ही यहाँ पर क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो थे कौन? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर स्थापना की थी। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा, प्रधानमंत्री इस विद्यालय के कुलपति हैं, तो आपका सही है। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित किया है, ये भी सही है। तो 2 और 3 आपका जवाब राइट हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है सर जी, एक बार जीके का टॉपिक वाइज करा दीजिए। चलिए, तो सब कुछ हम करा देंगे, परेशान मत होइए। ये पहला प्रैक्टिस सेट आपके लिए है, इसलिए हम आपको दिखा देते हैं कि इस लेवल के क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट होगा, हर प्रकार आपको दिखा देंगे ताकि आपके अंदर जुनून भी आपका पैदा हो सके। नहीं, हम कुछ कर सकते हैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। चलिए बताइए 64 नंबर, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बताइए, 16 दिसंबर को जो विजय दिवस है ये किस उपलक्ष्य में है? 16 दिसंबर आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 64 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। देखिए यहाँ पर है 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध में जीत मिली थी, इसी जीत को 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली, वह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये बताइए, कमला हैरिस हैं जो कि 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की हैं, है ना, इन्होंने शपथ लिया है। तो कमला हैरिस का जो संबंध है वो कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है? 65 का ऑप्शन, आप लोग करंट अफेयर बहुत पढ़ते हैं, है ना, तो बताइएगा 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी, तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ, यह संहिता संबंधित है। चलिए यहाँ पर बताइएगा सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर नन्हे जी कह रहे हैं 25 जुलाई, 26 जुलाई। अच्छा, 26 जुलाई, इसमें कोई ऑप्शन दिया है क्या? ऐसा तो कोई नहीं है। चलिए, अगर ऐसा कोई होती है त्रुटि तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखो 66 का जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर क्या बनेगा 66 में? यहाँ पर 66 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए। ठीक है, क्या है? जो हिंद महासागर में क्षेत्र में जो समुद्री चोरी होती है उसको रोकने के लिए जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। तो ये जो आपकी संहिता है वो आपकी किससे? हिंद महासागर में जो आपकी समुद्री चोरी हो रही थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखो, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आपके हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में करंट अफेयर भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, ये बताइएगा कि संस्थागत श्रेणी के लिए चुना गया है कौन से संस्था को? यहाँ पर है आपका सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। किसे? सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को ये आपका पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने वर्ष 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया गया है? बताइएगा, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द, है ना, वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया गया है? ये है आपका आत्मनिर्भरता। ये शब्द आपका है आत्मनिर्भरता। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आत्मनिर्भरता आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? पॉलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित जो आपका आर्टिकल है यह है आर्टिकल नंबर आपका 338। कौन सा है? 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित आपका है। ठीक है, और जो 338 का ए है, 338 का जो ए है वो संबंधित है अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सेरावीक वैज्ञानिक ऊर्जा
सॉरी सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो जितने भी पुरस्कार हैं वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। जितने भी पुरस्कार आपको दिए गए हैं, आपको नहीं मतलब जिसको भी दिए गए हैं उनको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पर अगर आपको याद हो कि ये जो दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपके मोदी जी को किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन प्रदान किया जाएगा। कहाँ? वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है गद्यांश दिया गया है। गद्यांश देखो यहाँ पर गद्यांश दिया है। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। देखो ये जो हम गद्यांश पढ़ा रहे हैं इसको हिंदी वाले में हमने करवा दिया है ना, हिंदी में करवा दिया है, फिर भी पढ़ लीजिए कि अभी वह इसके आगे सोच भी न पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। तो देखिए यहाँ पर आज ये कह सकते हैं गद्यांश को हम दहेज में नहीं देने वाले हैं किसी को, ये नंबर दहेज में नहीं देंगे, क्योंकि भाई हिंदी में आपके 2 गद्यांश होंगे और हम आपको दहेज में दे देंगे गद्यांश के नंबर, तो भाई हम कराएंगे क्या, है ना। फिर मतलब क्या रहेगा हिंदी में। इसलिए गद्यांश जो छोटे होंगे उनको समझाने का प्रयास करेंगे, बड़ों को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है, बच्चे की क्या करता है। देखिए 71 नंबर में बताइए कि बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की क्या, बेवकूफी की, शरारत की, असावधानी की या सूझबूझ की। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, सूझबूझ को, है ना। उसके दिमाग में यही आया कि अगर ये कर देते हैं तो रेलगाड़ी खड़ी हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया था? रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया था? क्योंकि यहां पर बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इसीलिए तो उसने रोक दिया था। तो बच्चे की जिंदगी का सवाल था, ये नहीं पता था कि ट्रेन में बैठे हुए बहुत लोग घायल हो सकते हैं, ये नहीं सोचा, बल्कि बच्चे की जिंदगी की वजह से उसने यहां पर रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया था, क्या आया था? तो भाई यहाँ पर शाबाशी देने का भाव आया था, ठीक है, शाबाशी देने के भाव कि हाँ इसने इतने लोगों की जान बचा लिया। अगला दिया है कि लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर देखो त्याग को, धैर्य को, उत्साह को। तो ऐसे त्याग तो नहीं किया है, उत्साह भी नहीं है, यहाँ पर आपका एक शब्द प्रयोग किया गया है, परहित को, ठीक है। क्या हो जाएगा? परहित। मतलब देखा जाए तो उनके हित के लिए इसने यहाँ पर गुण जो आपका प्रयोग हुआ है हित के लिए, तो यहाँ पर एक शब्द है परहित गुण को यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो देखो उसे घड़ी अच्छी लगी थी इसलिए, ऐसा तो नहीं है, रेल के आने का समय हो रहा था तो भाई इसीलिए तो है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखो, फिर से गद्यांश एक दिया है। तो आपने पहले कहानी पढ़ा, बड़ा मजा आया, सॉल्व भी किया, पूरे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पर भी आपका गद्यांश दिया है। जब गद्यांश आपका बड़ा हो, एक हमने सॉल्व कराया, दूसरा आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? जब गद्यांश बहुत बड़ा हो, जब गद्यांश बहुत बड़ा हो तो आप गद्यांश को ना पढ़ें, आप पढ़ें किसे? आप पढ़ें आप क्वेश्चन को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन पूरा पढ़ें, और पढ़ने के बाद जब गद्यांश आप देखेंगे पूरा का पूरा गद्यांश आ जाएगा। वैसे हम यहाँ पर 1 मिनट का और समय देते हैं, है ना, यहाँ पर एक समय और देते हैं, थोड़ा सा आज इसे सॉल्व करवा देते हैं। देखो यहाँ पर दिया है कि भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र क्या है? खेलों का है। कौन सा क्षेत्र है? खेलों का क्षेत्र है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं, है ना। जीत पाए हैं दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हम
हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस क्षेत्र में बिल्कुल अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर थोड़ा पढ़ा तो आपको समझ में आ गया है। चलो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आधा पढ़ने से आप पूरा का पूरा टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे आपके होते हैं जिनको आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि क्यों क्यों निकल रहे हैं? तो इसलिए निकल रहे हैं कि खेलों को राष्ट्र सम्मान इन्होंने दिया है। खेलों को क्या दिया है? इन्होंने राष्ट्र सम्मान दिया है। यहां पर ऑप्शन डी। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? गद्यांश में क्या बताया गया है कि खेलों का गिरता हुआ स्तर को बताया गया है, कि खेलों का जो स्तर है वो गिर रहा है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खेलों के गिरते हुए स्तर का कारण नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो दोषपूर्ण नीतियां, संघों की गुटबाजी, सुविधाओं का अभाव, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। तो भाई ऐसा तो नहीं है राष्ट्रीय सम्मान की वजह से खेलों का स्तर गिर रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऐसा इसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किससे पड़ता है? तो याद रखिएगा, अगर आपस में गुटबंदी नहीं होती है तो खेलों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर आपका सी यहां पर आपका हो जाएगा। अगला दिया है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में से नहीं है। राष्ट्र की उपलब्धि में से क्या नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और आपका कृषि। तो पूरे गद्यांश में आपको पता चला है खेल के बारे में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपने देखा कि आज हमने यहां पर पीटी का मॉडल पेपर आपको सॉल्व किया है, और ऐसे ही प्रतिदिन आपको मॉडल पेपर आपके होंगे। आज हमने थोड़ा स्लो में पढ़ाया है, लेकिन दूसरी जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं मॉडल पेपर होगा तो थोड़ा और स्पीड मिलेगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद। अगली क्लास मिलते हैं 5 बजे।